दोस्तों, ब्रेक पे जाने से कबल हम नेफ्रॉन के मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर, अहम हिस्से के ऊपर बात कर रहे थे। इस हिस्से पे हमने काफ़ी तवज्जो के साथ समझा कि जब पेशाब बनने का अमल शुरू हो जाता है तो क्या क्या अवामिल नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं, उसका भी हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का जो पहला हिस्सा है बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पर हमने देखा। हल्का सा रिव्यू करते हुए हम आगे चलते हैं और उसके बाद हम इस पार्ट के ऊपर आएंगे। ये प्रिंसिपल सेल है और इस प्रिंसिपल सेल में यहाँ के जो अमाल के नतीजे में यहाँ क्या होगा, अब इस हिस्से का भी जायज़ा लेंगे। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको और उसके बाद आखिर में हम यहाँ पर भी आएंगे। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे दिल ने ब्लड को पंप किया और 1 लीटर ब्लड दोनों गुर्दों के नेफ्रॉन्स में पहुंचा, जिसमें से तकरीबन 20% यानी 120 ml के लगभग बोमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेशन लिक्विड था वो आया और उसके बाद वो आगे गुज़र रहा है। चूँकि ये तमाम हिस्सा जो हेयर पिन टर्न है लूप ऑफ हेनले का, इसके पहले यहाँ तक ये तमाम हिस्सा वाटर परमिएबल होता है, यानी कि यहाँ से हर किस्म के हालात के अंदर पानी बआसानी इस ल्यूमेन में से बाहर निकल सकता है और ये तमाम सेल्स पानी के लिए परमिएबल हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूट्स को जब हासिल दोबारा जज़ब किया जाता है, निकाला जाता है, सोडियम को लेते हुए और मुख्तलिफ़ फासिद मवाद जो बाहर से लिए हुए होते हैं उन्हें दोबारा शामिल कर दिया जाता है। लेकिन उन तमाम सोल्यूट्स जो यहाँ से जज़ब किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ क्लोराइड जज़ब किया जाता है, सोडियम है, ग्लूकोज़ है, मुख्तलिफ़ हर एक के अपने अपने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जो इस मवाद जो यहाँ से गुज़र रहा है इसमें से तमाम जिस्म के लिए तमाम ज़रूरी अज्जा को यहाँ से जज़ब करने का अमल शुरू रखते हैं और उनके पीछे पीछे पानी भी उसी तनासुब से इसके अंदर चला जाता है। जब पानी भी इसके अंदर चला जाता है तो यहाँ पर इसके जो एटीपेजेस मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, उसके ज़रिए से वो तमाम सॉल्यूट्स भी और पानी भी दोबारा इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर आ जाता है। तो इंट्रासेलुलर से इंटरस्टिशियल एरिया में आ जाता है, यहाँ से फिर दोबारा हमारे शरियानी या वरीदी सिस्टम के अंदर जहाँ उन्होंने जाना हो उसमें शामिल होकर के दोबारा जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जब यहाँ पर आगे की तरफ मज़ीद जब आता है तो यहाँ से वाटर परमिएबल तो होता है, लेकिन सोल्यूट्स यहाँ पर इस तरह से बाहर नहीं निकलते, जज़ब किए जाते जिस तरह से यहाँ किए जाते हैं। इसको हम आगे इंशाल्लाह मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप ये नुक्ते को समझें कि इस इलाके में जो हमने मुख्तलिफ़ काम किया, समझा इसको कि किस तरह से यहाँ पर बाइकार्ब अल्कली ये हमारे इस नेफ्रॉन सिस्टम के अंदर आई और इस नेफ्रॉन में उसके साथ क्या क्या अवामिल हुए उसको हल्का सा रिकैप भी कर लेते हैं, हमें आगे काम आएगा। मिसाल के तौर पे जब सोडियम यहाँ अपने ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से जो काउंटर ट्रांसपोर्टर है, इसके ज़रिए से जब सोडियम सेल के अंदर एपिथेलियल सेल्स, खुसूसी सेल्स यहाँ लगे होते हैं जिसके अंदर अपने एटीपेस के ज़रिए से गया, ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से गया, तो उसने उसके साथ एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को भी उसने बाहर रिलीज़ कर दिया। जो प्रोटॉन यहाँ रिलीज़ हुआ तो इस प्रोटॉन ने क्या किया, HCO3 के साथ फ्यूज़ हो करके H2CO3 एक नई प्रोडक्ट बना ली जो कि पहले यहाँ मौजूद नहीं थी। अब उसने इसको डेवलप कर दिया H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड जो बन गया, इस कार्बोनिक एसिड के लिए यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस मौजूद है जो अपने एक एंजाइम जो अपने अंदर से रिलीज़ करता है। इस प्रोडक्ट ने इसके साथ अटैच होकर के अपना असर किया और इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करके इसने क्या किया, इसने कार्बन यानी CO2 और H2O पानी को अलग-अलग कर दिया दो को। कार्बन चूँकि फ्रीली परमिएबल होता है, लिपिड सोलुबल होता है, आसानी के साथ ये गुजर सकता है, इसलिए कार्बन चूँकि यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है लिहाजा इसका प्रेशर बढ़ता है और इसको यहाँ इस सेल्स के अंदर वापस जाना है, इसलिए ये कार्बन इसके अंदर इस सेल के अंदर आसानी के साथ फ्रीली इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। इसके अंदर नफूस कर लेने के बाद यहाँ जो सेलुलर वाटर है, हर सेल के अंदर पानी मौजूद होता है, उसके साथ ये कार्बन फ्यूज़ हो करके क्या करता है, H2CO3 दोबारा कार्बनिक एसिड बना देता है। इस कार्बनिक एसिड पर यहाँ पर जो कार्बनिक एनहाइड्रेस है, यहाँ पर इसने क्या किया था, इसको ब्रेक करने का काम किया था। यहाँ पर H2CO3 के साथ अपना अमल करके वो क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन उसको अलहदा कर देगा और यहाँ पर क्या करेगा, उसको HCO3 को यानी कि बाइकार्ब या अल्कली जिसको हम कहते हैं उसको ऊपर रिलीज़ कर देगा बाहर खारिज होने के लिए अपने ट्रांसपोर्टर की तरफ। तो यहाँ से इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से बाइकार्ब बाहर निकल जाएगा और क्लोराइड जो है वो इन हो जाएगा, क्योंकि ये एक वक्त में क्लोराइड को लाएगा और बाइकार्ब को बाहर
ख़ारिज कर देगा इंटरस्टिशियल एरिया में, जो वहाँ से सफ़र करके अपने जिस्म के खूनी निज़ाम के अंदर दोबारा चला जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोटॉन का अखराज हुआ था, इससे ब्रेक होकर के ये प्रोटॉन फिर अंदर आ रहा है और ये प्रोटॉन फिर बाइकार्ब के साथ अटैच होकर के फ्यूज़ होकर के H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड को बनाएगा और ये अमल एक मुसलसल चलता रहेगा। लेकिन किसी दवा के नतीजे में या किसी जिस्मानी रद्द-ए-अमल के नतीजे में अगर ये कार्बनिक एनहाइड्रेस ब्लॉक हो जाता है और ये अपना प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करता, तो क्या होता है कि H2CO3 बना हुआ तो है, अगर लेट सपोज बना हुआ है, तो क्या होगा कि ये उसके साथ अपना अमल नहीं करेगा। जब अमल नहीं करेगा तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो या क्या होगा, कार्बन नहीं बन पाएगा। जब कार्बन नहीं बन पाएगा, CO2 नहीं बनेगा, तो ये सेल्स के अंदर फ्यूज़ का अमल भी नहीं होगा। जब इसके अंदर इसके फ्यूजिंग का अमल नहीं होगा तो अंदर मौजूद पानी के साथ ये अटैच होकर के H2CO3 भी नहीं डेवलप करेगा और उसके साथ अंदर चूँकि कार्बनिक एनहाइड्रेट्स इस वक्त रुकी हुई कंडीशन में है, सकूत में है, इसलिए वो आगे प्रोटॉन का भी इसको ब्रेक करके प्रोटॉन और HCO3 का प्रोडक्ट को नहीं डेवलप करेगा। जब ये नहीं डेवलप होगा तो ये प्रोटॉन दोबारा ल्यूमिनल साइड के ऊपर आएगा ही नहीं। जब ये आएगा ही नहीं तो HCO3 के साथ ये फ्यूज़ भी नहीं होगा। जब फ्यूज़ नहीं होगा तो H2CO3 भी नहीं बनेगा। तो ये एक अमल है जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि जब ये अमल नहीं होगा तो यहाँ पर से जो सोडियम जिसने यहाँ जाना था और जिस्म में जज़ब होना था, उसका अखराज बढ़ जाएगा, बाइकार्ब का अखराज बढ़ जाएगा और पानी ने भी उसी तरीके से जो अंदर जाना था वो भी नहीं जाएगा, उसका भी मिकदार क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इसने यहाँ पर आराम से आगे की तरफ सफ़र करना है। ये एक हमने थोड़ा सा रिकैप कर लिया कि किस तरह से यहाँ अमल हो रहा है। अब लेट्स सपोज़ कि यहाँ से गुज़र करके इस वक्त यहाँ से इस पार्ट से अब हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ का कि यहाँ पर सोडियम की मिकदार ज़्यादा पहुँची है। अब ये सोडियम की मिकदार जो ज़्यादा पहुँची है तो यहाँ क्या होगा, बाइकार्ब लाजमी बात है, वो भी यहाँ ज़्यादा पहुँचा हुआ है। बाइकार्ब भी हमने देखा कि वो मौजूद है, HCO3 ये भी यहाँ ज़्यादा आ रहा है, पानी भी यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। और क्लोराइड वो भी चूँकि वहाँ उसका रद्द-ए-अमल ना हुआ, उसके अपने चैनल्स के साथ वो ना जा सका, तो वो भी यहाँ मौजूद है, ये भी ज़्यादा आ रही है। ये सब ज़्यादा मिकदार में आ रहे हैं, अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा मिकदार में पहुँच रहे हैं इस जगह पर। अब ये डिस्टल, ये जो कॉर्नुलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है, डिस्टल कॉर्नुलेटेड ट्यूब्यूल का जो इस पार्ट में जब पहुँचे तो यहाँ पर जो सेल मौजूद हैं, इन सेल्स को कहा जाता है प्रिंसिपल सेल। ये प्रिंसिपल सेल के ऊपर भी उसकी बैरूनी जो सतह है उस पर मुख्तलिफ एटीपेजेस मौजूद हैं। वही सोडियम पोटाशियम जैसे कि यहाँ मौजूद थे, सोडियम पोटाशियम के लिए यहाँ मौजूद थे, वही मैकेनिज़्म यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पर भी इनकी भी बैरूनी सतह पे मौजूद है। और ये इन तमाम एटीपेजेस का, इन सेल्स का जिसका जहाँ जो काम है ये वहीं वो अपना काम करते हैं, कोई भी अपनी जगह अपने काम का रद्दोबदल नहीं करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी सोडियम का अखराज कर रहे हैं बाहर और पोटाशियम को इन कर रहे हैं, ये सारे इसी तरह से अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हमने बनाई है इसको क्या कहेंगे, ये है, ये सोडियम चैनल है और ये क्या है, पोटाशियम चैनल, पोटासियम चैनल्स। अब ये अपने नाम से वजाहत कर रहे हैं कि सोडियम और पोटाशियम। अब जब सोडियम और पोटाशियम को बता रहे हैं तो लाजमी बात है इसके अंदर सोडियम का कोई काम है, इसके अंदर पोटाशियम का कोई काम है। तो यहाँ पहुँचने वाला जो सोडियम अपने इन चैनल्स के ज़रिए से इस सेल्स के अंदर, प्रिंसिपल सेल्स के अंदर जाता जाएगा। जो मिकदार यहाँ पर जज़ब होने से बच गई, यहाँ जज़ब होने से सोडियम की बच गई, ज़ाहिर है सोडियम मुख्तलिफ जगह पे जज़ब हो रहा है। ये एक एक सेल हम हाईलाइट कर रहे हैं, इससे तो कई सेल लगे हुए होंगे यहाँ, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम नेफ्रॉन में एक सेल को बड़ा करके दिखा रहे हैं कि ताकि आइडिया आप लोगों को हो जाए। अब यहाँ पर भी जो जज़ब होने से, यहाँ जज़ब होने के बाद से सोडियम जो बच गया वो अभी भी ज़्यादा मिकदार में आ रहा है। तो ये ज़्यादा मिकदार में क्यों आ रहा है, इस अमल की वजह से कि यहाँ पर ये ब्रेक हुआ हुआ है कार्बनिक एनहाइड्रेट्स में, इस वजह से इसकी मिकदार बढ़ करके यहाँ पर आ रही है। अब ये सोडियम जो है ना चैनल के ज़रिए से सोडियम इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। जब सोडियम इसके अंदर दाखिल होगा तो तभी दाखिल हो सकेगा जब इसके अंदर सोडियम की कमी हो। अगर ये फुल गोडाउन भरा हुआ होगा इसका तो सोडियम इसके अंदर इन नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा इसके अपने जो ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर्स, उसके ज़रिए से सोडियम ज़्यादा मिकदार में यहाँ से बाहर थ्रो हो जाएगा
और बदले में वो बाहर मौजूद जो हमारे जो आर्टरीज से आया हुआ पोटेशियम मौजूद है यहाँ पर इंटरस्टिशियल एरिया में, इसको ये खींच के अंदर ले आएगा अपने अंदर। जो यहाँ पर पोटेशियम आ गया, ये पोटेशियम इन अपने सोडियम पोटेशियम चैनल्स के ज़रिए से बाहर ल्यूमेन में नेफ्रॉन के इस पार्ट के अंदर पोटेशियम आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सोडियम जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। अच्छा, आप लोग ये देखते हैं कि सोडियम जो है इसके ऊपर ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये चार्ज्ड है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पार्ट जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन हो रहा है, Na+, ये बहुत ज़्यादा सोडियम जब इसके अंदर जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर चूँकि क्लोराइड भी आ रहा है जो कि नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज है। आप लोगों ने कैटाइन और एनाइंस को ज़रा तवज्जो से अगर गौर से पढ़ेंगे तो ये फ़लसफ़े आपको समझ में आ जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे, कैटाइंस और एनाइंस पे हमने बात की थी, तो वो आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर आ जाएगा। और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, उनके लिए सारी चीज़ें ज़्यादा आसान है। हम ये सारा सिस्टम जो समझ रहे हैं वो इसलिए समझ रहे हैं, दोबारा रिपीट हम कर देते हैं कि ताकि हम जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली एक तबीब बात तो कर रहा होता है कि मैं ये दवाई दे रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा, फ़लाँ फ़ायदा होगा, वो सिर्फ एक रटी रटाई एक ख़याली बातें ज़्यादातर कर रहा है। लेकिन अंदरून जिस्म, अंदरून बदन मुख्तलिफ़ मैकेनिज़म्स कैसे काम कर रहे हैं और उनके कैसे अफ़ाल अंजाम दिए जा रहे हैं, इन चीज़ों को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आपके कोई काबिल पढ़े लिखे डॉक्टर से किसी से बातचीत हो तो किस तरह से आप उन्हें मुतमईन करेंगे और किस तरह आप तहकीक करेंगे। हमारे यहाँ अक्सर किताबों पे लिख दिया जाता है तहकीकी कुतुब, और तहकीक के नाम पर क्या होता है, सिवाय उसके अंदर नए नए फार्मूले ईजाद करके डाल देने के, दवाइयों के, और कुछ नहीं होता। लेकिन जब अंदरून बदन, अंदरून जिस्म के ऊपर अगर आज़ा पे बात की जाए तो हमारे पास कमज़ोरी का ये पहलू है, इसे हमें दूर करना चाहिए और हमें समझना चाहिए। और इसे बड़ी तवज्जो से अगर इन लेक्चर्स को आप समझेंगे तो आपके लिए पेशाब मुख्तलिफ़ कलर्स का, मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ अलामतों में वो कैसा होता है, वो मकसद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब हम ब्लड प्रेशर की भी बातें कर रहे हैं उनको भी हम समझेंगे, इसको भी हम समझेंगे, तो हमारे लिए मर्ज़ की तशख़ीस करना आसान हो जाएगा कि अंदरून बदन एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे कई अतिबा कराम को हमने देखा है कि बड़ी खुशी से, बड़े मज़े से रिपोर्टें मरीज़ों से मंगवा लेते हैं, और रिपोर्टें फिर हम जैसे साथियों को फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं कि सर ये पढ़ के बता दें, ये रिपोर्ट है क्या है। तो भाई हम तो बता देते हैं कि भाई रिपोर्ट क्या पढ़ के बताएं आपको, जब ये मैकेनिज़्म और चीज़ें, उनकी ये नाम और ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ पोटाशियम है, क्या चीज़ कैल्शियम है, कौन सी चीज़ बिलिरुबिन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा बढ़ के आ रही है तो कैसे आ रही है, कोई चीज़ कम हो गई तो कैसे हो गई, उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो ये ज़िम्मेदारियाँ समझने के लिए हम निज़ामों को समझ रहे हैं ताकि कौन कौन से निज़ाम में कहाँ पर क्या तब्दीली आती है, जिसके नतीजे में यूरिन में या ब्लड में या दीगर जो अलामतें हैं उनका इजहार होता है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल सेल में पढ़ रहे थे कि जब यहाँ सोडियम कसरत से ज़्यादा मकदार में जब यहाँ से अपने चैनल के ज़रिए से इन हो रहा है, ये चैनल इसी के लिए बनाए गए हैं, इसमें से सोडियम इन हो, तो उसके नतीजे में जब यहाँ से ट्रांसपोर्टर सिस्टम ने पोटेशियम को अंदर लाए तो ये पोटेशियम भी यहाँ पर आना शुरू हो गए। अब ये पोटेशियम कम मकदार में अंदर आ रहा होगा ल्यूमिन साइट के ऊपर, लेकिन सोडियम ज़्यादा मकदार में ल्यूमिन से सेलुलर साइट पे जा रहा है। जब यहाँ पर बाइकार्ब भी आएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बाइकार्ब जब यहाँ पर पहुँचेगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पूरा एरिया जो पहले ही सोडियम के ज़्यादा अखराज की वजह से इलेक्ट्रिकल या नेगेटिव हो चुका था, नेगेटिव चार्ज एरिया हो चुका था, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर जब HCO3 आएगा यानी बाइकार्ब आएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या होगा, ये मज़ीद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एरिया। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पोटेशियम को मज़ीद अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि ये इसकी तरफ से निकल करके इधर आ जाए। समझ रहे ना, ये मैकेनिज़्म यहाँ काम कर रहे होते हैं कि दो दो तीन तीन अवामिल मिल करके कर रहे होते हैं। तो अब ये पोटेशियम यहाँ पर इस यूरिन का, चूँकि ये नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा है और यहाँ से अब इसने यहाँ पे से निकल के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चले जाना है, तो ये यहाँ पर पोटेशियम मिकदार बढ़ने लग गई। इसके साथ साथ चूँकि पानी भी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया था कि वो इस तरह से प्रोसेस ना हो सका, जिसके नतीजे में पानी का भी अखराज बढ़ गया था, उस तरीके से यहाँ पुल ना हुआ। तो पानी की मिकदार भी जब यहाँ ज़्यादा आएगी तो पानी की मिकदार ज़्यादा आने से क्या होगा, यहाँ पर इसका दबाव भी बढ़ जाएगा। जब दबाव या प्रेशर या बहाव जिसको हम कहेंगे वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये तेज़ी से इसको
फ्लैश आउट कर देगा, यानी साफ़ कर देगा, इसको बहा के ले जाएगा सोडियम को भी। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे यूरिन के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे हालात के अंदर पोटाशियम की मिकदार भी बढ़ जाती है। बाज़ डाययूरेटिक अद्वियात ऐसी होती हैं जो पोटेशियम के इस सिस्टम को बना करके सिर्फ इस हिस्से को, छोटे से को सिर्फ डिस्टर्ब किया गया, तो इसके नतीजे में आप देखें कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें बढ़ गई। और अगर हमें इस चीज़ को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमल को जारी कर देना पड़ेगा। जब ये छोटा सा अमल जारी हो गया दवा के ज़रिए से, ये जिस्म के तदबीरी अमल से, जब ये प्रोडक्ट जारी हो जाएगा, कार्बनिक एनहाइड्रेट्स अपना सिस्टम शुरू कर देगा, तो यहाँ क्या होगा, ये फालतू जो चीज़ें खर्च हो रही थी, निकल रही थी, ये बच जाएंगी। यानी कि हम आसानी के साथ कि कब हमें कौन सी चीज़ निकालनी है, अगर जिस्म उस अमल को नहीं कर पा रहा तो उस जिस्म के अंदर, उसके किसी निज़ाम के अंदर कोई मसला, कोई फ़र्क कुछ आ चुका है, कुछ हो चुका है, उस फ़र्क को समझ करके जब हम अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे और तदबीरी अमल करेंगे तो हम बहुत बाआसानी अपने पेशेंट को उसके मर्ज़ से निजात दिला सकेंगे, उसकी तकलीफ़ से निजात दिला सकेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम तुक्के मार रहे हैं, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होता, इसके अच्छे नताइज नहीं मिलते। अगर हम जिस्म को समझ करके चलते हैं तो हमने देखें एक छोटे से निज़ाम को कंट्रोल करके जो अल्लाह ने तफ़वीज़ किया हुआ है, इसके ज़रिए से हमने जब चाहा, अगर एक मरीज़ आता है, उसने लेट सपोज़ 10 गिलास पानी पी लेता है रोज़ाना, सुबह उठ कर पी लिया, वो ज़्यादा एक्सेस पानी है उसके अंदर, तो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी उसके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। और जैसे ऑस्मोलरिटी ब्लड में बढ़ेगी तो ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारे दिमाग में मौजूद हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर हाइपोथैलेमस के अंदर इस ऑस्मो रिसेप्टर्स ने उस ब्लड के अंदर पानी की मिकदार को, उसको सेंस कर लिया, प्रेशर को सेंस कर लिया, और सेंस करते ही उन्होंने ADH एक मटेरियल को रिलीज़ कर दिया। जब उसको रिलीज़ कर दिया तो ADH क्या करेगा, वो यहाँ आकर के इस हिस्से के अंदर उसने काम करना है। वो क्या काम करना है अभी हम देखते हैं, लेकिन इस हिस्से के अंदर उसने जो काम करना है, इसके नतीजे में हमने क्या किया कि एक्सेस पानी का अखराज जब करना है, पानी की मिकदार बढ़ रही है, जिस्म तबई तौर पे अगर वो क्या करेगा, वो इस सिस्टम को रोकेगा, और रोकने के नतीजे में ये सारा अमल होगा और इसके नतीजे में एक्सेस पानी जिस्म से खारिज हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पानी का इंटेक नहीं है, पानी की मिकदार कम है, गर्म इलाका है, या पानी उसको दस्तयाब नहीं हो पा रहा है, किसी शख्स को पानी की मिकदार ख़तरनाक हद तक गिर गई है, कम हो गई इसके अंदर, तो क्या होगा कि ये सारा निज़ाम फ़ाल होगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी एक्सेस पानी वापस जज़ब किया जाता रहेगा, ताकि जिस्म के अंदर पानी की कमी, डिहाइड्रेशन वगैरह के मसाइल ना हो। तो ये सब काम देखें कितनी तालमेल से, इसमें असबी निज़ाम भी काम करेगा, इसमें गुद्दी निज़ाम भी काम कर रहा है, इसमें उज़लाती निज़ाम भी काम कर रहा है। ये तमाम निज़ाम, तमाम पर्दे इसके अंदर मौजूद हैं। कानून मुफरद आज़ाद जो बातों की निशानदेही करता है, उसकी सदाकत की दलील है कि जो हमने उसको इंतहाई आसान तरीके से समझ लिया कि उज़लात हम कहते हैं कि पेशाब प्रोड्यूस करते हैं, आसाब उसको सेंस करवा के उसके अखराज में मदद देते हैं, और गुर्दे यानी कि गुदुद जो हैं वो क्या करते हैं, उसकी फ़िल्ट्रेशन का अमल और उसके रोकने का अमल, फ़िल्ट्रेशन का अमल, ये गुदुद के ज़रिए से मुकम्मल कर लिया जाता है। और जब पेशाब को हमें किसी मरीज़ को बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, पेशाब कम करना है तो क्या करना है, तो हम एक अच्छा हाज़िक तबीब क्या होता है, नब्ज़ के साथ साथ नब्ज़ की तस्दीक वो पेशाब से करता है। जब नब्ज़ की मुख्तलिफ़ हालतें वो देखता है तो उस हालत का जायज़ा वो कारूरे को देख करके करता है और सदाकत लेता है कि मेरी तशख़ीस, जो उस मरीज़ से मैंने बातें सुनी, जो मैंने उसकी नब्ज़ देखी, जो दीगर अलामात में मैंने गौर किया, क्या पेशाब भी उसका सबूत देता है, प्रूफ करता है नहीं। और जब हालत सेहत की तरफ मरीज़ को लेके जा रहा होता है तब भी वो पेशाब पे गौर करके और इस निज़ाम के ज़रिए से देख रहा होता है कि मेरी अद्वियात ने किस तरह से मरीज़ पे काम किया और मेरे मतलूबा नताइज हासिल हो रहे हैं, पेशाब में मतलूबा तब्दीली आ रही है। और जब पेशाब में तब्दीली आ रही होगी तो लामहला उसके नब्ज़ पल्स पे भी आ रही होगी। इन चीज़ों को भी समझेंगे। आपको याद होगा कि हमने जब अपने एक ब्लड प्रेशर के लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एंजियोटेंसिन्स के बारे में, कि वो किस तरह से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टेज़र हमारे लंग्स में से जब ब्लड गुज़रता है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वहाँ मौजूद एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टेज़र मौजूद होते हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को जो तब्दील कर देते हैं। और वो जब उसको बदल देने के बाद, कन्वर्ट कर देने के बाद, जब वो ब्लड दिल में पहुंच करके पूरे जिस्म को पंप होता है तो हमारे शरियानी निज़ाम को तंग कर देता है, सुकेड़ पैदा करता है उसमें। और जब वो सुकेड़ पैदा करता है तो खून प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो लो हो रहा होता है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये अमल उलट जाए और कोई ऐसा मामला हो जाए
कि वो उसको ना कर सके, सुकेड़ ना सके, एंजियोटेंसिन 2 उसको ना मिले तो एंजियोटेंसिन 1 भी बेकार होगा, वो भी काम नहीं कर पाएगा, तो वो वहाँ से वैसे ही गुजर जाएगा। अगर उसको एंजियोटेंसिन 2 को किसी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके अमल से उसको रोक दिया जाता है, बाज रखा जाता है, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारे आर्टरी सिस्टम है वो अरीज़ होना शुरू हो जाएगा। वो पहले ही अरीज़ था, वो अरीज़ रहेगा। तो यानी कि अगर सुकड़ी हुई आर्टरीज़ को अगर हमने अरीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इस कन्वर्टेजर्स को किसी तरीके से रोक लेते हैं अद्वियात से, और जिस्म तभी तौर पर ऐसा ही करता है। तो वो आर्टरीज़ हमारी चौड़ी हो जाती हैं, अरीज़ हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। और अगर उनको सुकेड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम जो आमतौर पे उज़लात गुद्दी जिसको हम कहते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसके नतीजे में भी सुकेड़ पैदा होती है, ब्लड प्रेशर अप होना शुरू हो जाता है। और अगर इसको हमने अरीज़ करना है तो हम 6 नंबर की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इसके नतीजे में जब तरी का, अल्कलाइन का, तरी का, पानी का इजाफा हो जाता है हमारे जिस्म के अंदर, तो ये अरीज़ हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, वहाँ पर हमारा एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टेजर काम नहीं करता। तो हम जब ये नब्ज़ देख रहे होते हैं तो हम जब इन मैकेनिज़म्स को समझेंगे तो हम बिल्कुल अंदर झांक रहे होंगे कि इसके अंदर कौन सा निज़ाम अब काम सही कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है, कहाँ रुकावट आ गई है, किसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। तो और जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात और मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे होते हैं, हमारे तिब यूनानी या आयुर्वेद के अंदर बड़े बड़े अच्छे तबीब गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे क्रिएट किए। वो उन नुस्खों के अंदर देखें कि एक ही अज़ू से मुतालिक, एक निज़ाम से मुतालिक भी कई कई नुस्खे होते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा काबिल थे, वो ज़्यादा पढ़ते थे, समझते थे, वो मुशाहिदा उनका बहुत अच्छा होता था। उनको हालांकि वो साइंसी चीज़ें दस्तयाब ना थी जो अब हमें, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का, अपने अकल, अपने मुशाहिदे का इस्तेमाल करके वो इस तरह के मुख्तलिफ़ निज़ामों को नोट करते थे कि एक ही उज़ू के अंदर अलग अलग निज़ाम काम कर रहे हैं। अब इसके जिस निज़ाम में ख़राबी आई है उसके नतीजे में आउटपुट ख़राबी आ रहा है, तो वो उस उज़ू से मुताल्लिक़ 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 नुस्खे भी तरतीब देते थे, जिसके नतीजे में क्या होता था कि वो उस निज़ाम के अंदर पर्टिकुलर जिस सिस्टम में ख़राबी आई है उसको वो दुरुस्त कर देता था या रोक देता था, उसके नतीजे में वो काम कर लेते थे अपने। तो हम यह जायज़ा ले रहे थे कि इस प्रिंसिपल सेल्स जो यहाँ कोने पे मौजूद होते हैं ये किस तरह से अपना अमल कर रहे हैं और किस तरह से पोटाशियम का इखराज बढ़ जाता है। बाज़ डायूरेटिक ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इस डायूरेटिक ने जो अमल किया इसके नतीजे में यहाँ पर पोटाशियम का वेस्ट जो है ना वो करना शुरू कर दिया, इजाफा करना। अब पोटाशियम भी अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो हमें वेस्ट तो करना है ना किसी तरह से, या जिस्म किस तरह से करता है, तो हमें तो जिस्म की मदद करनी होती है इलाज के अंदर। तो जिस्म की मदद हम इस मैकेनिज़म्स को समझेंगे तो कर सकेंगे कि अब पोटाशियम को अगर हमें इजाफे को वेस्ट करना है तो हमें कहाँ पर उसको अमल करवाना है। इस अमल के नतीजे में जिस्म में फासिद पोटाशियम, आपको पता ही होगा कि पोटाशियम का जिस्म में बढ़ जाना भी ख़तरनाक होता है मसल्स के लिए, हमारे दिल के अमराज के लिए, दिल का दौरा पड़ जाता है इससे। ये हमारे जो मसल्स वर्क करते हैं उनके अंदर ढीलापन पैदा कर देता है, ख़राब कर देता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के। और किडनी फेल्यूर्स के नतीजे में भी पोटाशियम बढ़ा हो तो किडनी को भी फेल करने का सबब बन जाता है, या किडनी फेल हो जाए तो पोटाशियम का जिस्म से अखराज होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह जिस्म का थका थका रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या टांगों में दर्द, अक्सर इसकी वजह भी पोटाशियम की ज़्यादती हो जाती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ अवामिल होते हैं जिन्हें हम दूर करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम समझेंगे कब, जब हम नब्ज़ पे और कारूड़े के ऊपर अच्छी तरह अबूर रखते होंगे। और इस तरह के मैकेनिज़म्स को हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये भी लें, इसके अलावा आप भी इस अपने मुताले को बढ़ाएं। हमारे क्लास में मौजूद साथियों से भी दरख्वास्त है कि वो भी इसके ऊपर अमल करें, और जो व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, लेक्चर्स को देखेंगे, उनसे भी गुजारिश है कि अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर जिस अमल को हमने समझा, दो हमने सिस्टम, ये पहला मकाम ये भी हमने समझ लिया, इस मकाम को भी समझ लिया। एक बात हमने यहाँ पर कही कि ये वाटर परमिएबल होता है, इस पूरे हिस्से के अंदर पानी आसानी इन दोनों साइडों पे परमिएबल है, जा सकता है। इसके लिए पानी के लिए कोई रुकावट इसको माने नहीं है। लेकिन यहाँ पर सैल्यूट्स आराम से खींचते हैं, उनके पीछे पीछे पानी जाता है, लेकिन यहाँ पर सैल्यूट्स कोई खातिर ख्वाह बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो इस तरह के ट्रांसपोर्टर यहाँ मौजूद ऐसे नहीं है कि जो इसको मज़ीद सैल्यूट्स के लिए टारगेटेड हो। लेकिन यहाँ मौजूद ग्लूकोज है, क्लोराइड है, या कोई और बाइकार्ब है, पानी है, हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, उन सब के अपने अपने ट्रांसपोर्टर्स यहाँ सिस्टम मौजूद हैं जो यहाँ मौजूद ज़रूरी चीज़ को अंदर ले जाएंगे और जो बाहर निकाल दी जाएंगी। और बाहर से इधर से भी जो फासिद मवाद इसके पास आया है वो इसके अंदर इन होगा इन्हीं ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से, और वो दोबारा इसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो ये हिस्सा सारा जो है ये पानी का
आसानी के साथ गुजरने देता है। एक छोटी सी बात को हम मज़ीद समझ लेते हैं कि हमारा तकरीबन समझ लें कि ये आधा हिस्सा इस तरह से कर लें, ये ऊपर का कॉर्टेक्स का हिस्सा है किडनी के अंदर, और ये इसके नीचे का हिस्सा मेडुला का हिस्सा है। अब ये मेडुला पार्ट के अंदर और कॉर्टेक्स के अंदर की एक सिचुएशन हम यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, मिसाल कर देते हैं। ये क्या कि ये कॉर्टेक्स का हिस्सा हो गया नीचे वाला, और ये मेडुला है, मेडुला पार्ट है, और ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स में हो गया पार्ट। अब ये क्या होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है ये हाईली ऑस्मोलर होता है, यानी कि यहाँ पर पानी और तरी की जो क्वांटिटी होती है वो बनिस्बत ऊपर के यहाँ ज़्यादा होती है ऑस्मोलरिटी, और यहाँ पर उसके मुकाबले में कम होती है ऊपर। ठीक है, अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इसको एक बात को और इस तरह से समझते हैं कि जब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर पानी का, रतूबात का, तरी का ब्लड के अंदर से, लेट सपोज यहाँ से जो चलता हुआ आ रहा है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आ रहा है, तो लाजमी बात है यहाँ पर भी 300 रहेगा, यहाँ पर भी 300 मिली ऑस्मोल रहेगा। जब 300 मिली ऑस्मोल रहेगा तो ये नीचे की तरफ जब आ रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में से जब गुजर रहा है, तो इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूट्स मुख्तलिफ अपने ट्रांसपोर्टर सिस्टम के ज़रिए से कलेक्ट कर लिए गए, जज़ब कर लिए गए, तो उसके पीछे पीछे उतनी ही मिकदार में पानी भी इसके साथ साथ जज़ब होकर के दोबारा चला जाता है। इसके नतीजे में जब ये यहाँ पर पानी आता है, यानी कि लूप ऑफ हेनले जहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी इसका प्रेशर क्या रहेगा? 300, क्योंकि इसी के तवाज़ुन के मुताबिक सैल्यूट्स भी उतने निकल गए, उसी तनासुब से पानी भी चला गया, तो लिहाजा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर भी वही रहेगा जो हमने यहाँ लेट सपोज 280-300 के दरमियान रहता है। हमने 300 समझने के लिए आसान कर दिया है, यहाँ पर 300 रहता है, लेकिन हमने ये देखा कि ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक होता है। यहाँ पर ऑस्मोटिक होने की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर से नीचे की तरफ ये फ्लूइड जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, 600 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और बाज़ हालतों में 1400 तक भी हो जाता है। ये जैसे जैसे नीचे जाएगा फ्लूइड तो यहाँ बढ़ता जाएगा। वजह क्या है कि यहाँ पर तो बराबर बराबर चला गया मवाद, लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ से वाटर तो परमिएबल है, लेकिन सोल्यूट्स यहाँ से ज़्यादा परमिएबल नहीं है, सोल्यूट्स नहीं निकल पाए, तो क्या होगा, सिर्फ पानी ही बाहर निकल पाया। ठीक है, ये जो फ्लूइड इसमें से बाहर निकल पाया, इसके बाद का जो हेयर टर्न है लूप ऑफ हेनले का, ये हेयर टर्न है, हेयर टर्न से लेकर के ये ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ तक के ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा, यहाँ पर पानी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा पूरा। यहाँ पर से एक हम फर्जी लाइन लगा लेते हैं। अब ये हिस्सा हम देख रहे हैं कि ये वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा। ये वाटर यहाँ से, यानी कि इसका मकसद क्या है कि यहाँ से पानी का अखराज बाहर नहीं हो सकता हर तरह के हालात में। यहाँ पर हर तरह के हालात के अंदर वाटर परमिएबल है, ठीक है। यहाँ पर हर तरह के हालात के अंदर वाटर इम्परमिएबल है, यानी यहाँ पानी का अखराज बाहर की तरफ नहीं होगा, लेकिन सोल्यूट्स का अखराज होगा। सोल्यूट्स यहाँ पर बाहर निकलेंगे लेकिन पानी बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर सोल्यूट्स तो नहीं निकल रहे, लेकिन यहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है आसानी के साथ। ये दोनों अपनी अपनी जगह मुस्तकिल होंगे, लेकिन इसका ये पार्ट, ये डबल काम करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एडीएच का ऑस्मोलिटिक प्रेशर को सेंस करने के बाद एडीएच जब रिलीज़ हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज़ करते हैं हमारे खून के ज़रिए से। वो जब यहाँ पर इस हिस्से पे असरअंदाज होगा अंडर एडीएच, तो जब एडीएच यहाँ पर अपना असरअंदाज करेगा तो क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर एडीएच होगा तो क्या होगा, ये पार्ट को वाटर परमिएबल कर देगा, और अगर एडीएच नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसको, यानी इसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम दे दिया गया है कि इस कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत एडीएच, अगर जब हमें इसको वाटर
परमिएबल कब करना है, वाटर इम्परमिएबल कब करना है, ये बहुत अहम पार्ट है यहाँ का। हालांकि सिस्टम तो यहाँ से चलता गया, लेकिन यहाँ पर एक खुसूसी कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे असबी निज़ाम के ज़रिए से कंट्रोल कर रहा है कि जब दिमाग में थैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस में जब ये बात आ गई, उसने सेंस कर लिया अपने रिसेप्टर के ज़रिए से कि इस वक्त जिस्म को पानी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, एडीएच को रिलीज़ करेगा। एडीएच रिलीज़ करेगा तो एडीएच आ करके यहाँ पर क्या करेगा, ये परमिएबल हो जाएगा ना। जब ये परमिएबल हो जाएगा तो पानी इसमें से बाहर निकल आएगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। और जब वो सेंस उसको ऑस्मोटिक का नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो इजाफी पानी का अगर अखराज हमें करना है, यानी जाना चाहिए, उसको जज़ब नहीं होना, तो एडीएच नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ की जो सेल हैं ये वाटर इम्परमिएबल हो जाएंगे और बआसानी यहाँ से एक्सेस पानी जिस्म का वो अखराज कर जाएगा। तो अब देखें कि इसमें असमी निज़ाम को भी हमने कंट्रोल करके देख लिया कि वो कैसे करता है, वुदूद के निज़ाम को भी हम कंट्रोल करके देख रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम्स को भी हम कंट्रोल करके देख रहे हैं, और उसके नतीजे में या मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं। और आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बिलमुफरद आज़ा जब हम बातें करेंगे तो इन लेक्चर्स के जो हवाले होंगे आपके पास, आपको समझने में आसानी होगी। सबको गड़बड़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस वक्त जो अंदरूनी मैकेनिज़म्स हैं उसको सिर्फ हम समझ रहे हैं कि वो कहाँ क्या और कैसे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन में भी जाएंगे, और इसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट हमारे रह गए हैं उसको भी हम जल्दी से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।